नमस्कार बच्चों, सेशन 2021-22 का जो सेशन है क्लास 12th का एनसीईआरटी बोर्ड पे बेस्ड इसमें कवर होती हैं सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस, आईएससी बोर्ड की क्लासेस और कोई भी रीजनल बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम के हों वो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं जिनकी इंग्लिश एक लेवल तक की ठीक ठाक है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि मैं बोर्ड में कुछ भी हिंदी में टर्म नहीं लिखूंगा और ये आपके सामने है। तो क्लास 12th अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी बोर्ड बेस्ड में, तो मैं अगर एनसीईआरटी की मैं शुरुआत करूं तो ये शुरुआत फिज़िकल केमिस्ट्री से होती है। शुरुआत 12th की फिज़िकल केमिस्ट्री से होती है और इसका मैं आपको ज़रा वज़न बता देता हूँ। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो इसका वज़न आप समझ जाना 23 मार्क्स का है और अगर आप आईएससी बोर्ड के हो तो इसका वज़न 25 मार्क्स का है। तो करीब करीब बराबर है 23 और 25 मार्क्स। यहाँ पर आपके पास में देखिए 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला है हमारा सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा है केमिकल काइनेटिक्स, और पांचवा है सरफेस केमिस्ट्री जिसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है। आप ध्यान रखना कि जो ये पहले 4 चैप्टर्स हैं ये न्यूमेरिकल पर बेस्ड भी हैं, न्यूमेरिकल्स। अच्छा, अगर आप लोगों में से कोई भी जो भी वीडियो देख रहे हो और आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो ध्यान रखना आपके पास कॉपी, आपके पास पेन और आपके बगल में एनसीईआरटी खुली हुई होनी चाहिए। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो क्लासरूम का फील मिलेगा। आप इसको क्लासरूम की फील की तरह से पढ़िए, ठीक है। अच्छा, आज डेट है 19 अप्रैल, तो याद रखना कि अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। ये 5 चैप्टर हैं, इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, तो ये 5 चैप्टर मुझे ख़त्म करने हैं जून के एंड तक। तो मेरा टारगेट रहता है कि अप्रैल मई जून, कुछ दिन हम लोग के ख़राब हो गए हैं, कोई बात नहीं, मैं हफ्ते में कोशिश ये मेरी रहेगी कि 3 क्लासेस होंगी। और 3 क्लासेस होंगी तो मेरी जैसे आज मंडे है तो 135 वाले टर्म्स पे होंगी, यानी मंडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद फ्राइडे, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन 3 दिन मैं कोशिश करूँगा वीडियो लाइव प्रीमियर मोड, ठीक है ना, प्रीमियर मोड पे ये वीडियो रहा करेगा। लाइव की तरह आप उसको फील करिए, उसको आप पढ़िए, उसके बाद जब चाहे आप उसको देखिए और नोट्स बनाते चलिए तो अच्छा रहेगा। तो देखिए ये 5 आपके चैप्टर हैं, पांचों चैप्टर में मुझे काम करना है। इन 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। अच्छा, ये शुरुआत हो रही है आज से, ठीक है। मेरी तरफ से मैंने शंखनाद कर दिया, स्टार्टिंग कर दी, श्री गणेशाय नमः कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने भी पढ़ाई नहीं शुरू की है तो कर सकते हैं। कोरोना से हालत ख़राब है, 19 अप्रैल है और 2.75 लाख, 2,75,000 केस आए हैं। ये बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेलिवेंट है इसलिए मैं बात ये कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आप पढ़िए, घर पे बैठ के बाहर बिल्कुल मत निकलिए। आप यूथ लोग हो, आपकी उम्र 18 साल से 18 ईयर से कम की है, आपके लिए कोई वैक्सीन फ़िलहाल है भी नहीं, साल के आखिर तक शायद आएगा, तो आप लोग सबसे ज़्यादा खतरे में हो। आप लोग अपने आप को बचा के चलो और पढ़ते भी चलो, ठीक है।
तो अब सबसे पहले अगर मैं सॉलिड स्टेट चैप्टर की बात करता हूँ तो चलिए हेडिंग डाल लेता हूँ। यहाँ से हमारा चैप्टर नोट्स बनाते चलिएगा। ये सॉलिड स्टेट, मैं ये जो वीडियो डालूँगा इस सीरीज़ में बराबर चलते रहेंगे। ये हमारा उसमें ध्यान रखना है कि ये सेशन 2021-22 है क्लास 12th के लिए, और ये NCERT बेस्ड है। ठीक है, तो आप कॉपी बनाते चलेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सॉलिड स्टेट चैप्टर की बात करते हैं, और अपने आसपास जहाँ पे भी आप बैठे हो, अब आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो टेबल पे, चेयर पे, उसकी मदद से आप अपने रूम के आगे, अगल बगल, ऊपर नीचे, चारों तरफ ध्यान से देखिए। चारों तरफ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आसपास की चीज़ों को। आपको चीज़ें ज़्यादातर सॉलिड नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले जिस रूम में बैठे हुए हो उसकी दीवारें और सीलिंग पे लगे हुए फैंस, वो मटेरियल, दरवाजे, डोर हम देख रहे हैं, फर्नीचर देख रहे हैं। तो इस तरह के अगल बगल आप चीज़ें देख के सॉलिड को आप पहचान सकते हो, है ना। तो सॉलिड जानने के पहले हमें अपने आसपास चीज़ें, दुनिया जो है हमारी, वो मैटर से मिलकर बनी है। इसकी डेफिनेशन बहुत सही है। एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस इज मैटर। यानी कुछ भी ऐसा, मतलब मैटर में रिलेटेड दो चीज़ें एक आती हैं खास, एक आता है मास और दूसरा होता है स्पेस, जगह। अब किसी भी चीज़ को आप रखोगे तो उसको घेरने के लिए कुछ जगह की ज़रूरत पड़ती है, प्लेस की ज़रूरत पड़ती है, उसको स्पेस हम बोलते हैं। तो मास और स्पेस ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। मास जिस चीज़ में वज़न होता है, और स्पेस जो वो जगह घेरती है। अब ये पेन है, मार्कर यहाँ रखेंगे तो ये जगह घेर लेगा। तो ये अगर दो चीज़ें हैं तो वो मैटर है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलें और अपनी बुक के स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू अवर बुक, अगर बुक से बाहर जाओगे तो आपको कई सारी स्टेट्स मिल जाएंगी। प्लाज्मा स्टेट है और भी तमाम, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वगैरह वगैरह, लेकिन इनका फ़िलहाल केमिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। केमिस्ट्री का ताल्लुक़ तीन चीज़ों के साथ में है, तो हम तीन चीज़ों पे ही फोकस करेंगे। एक हमारा सॉलिड है, दूसरा हमारा लिक्विड है, और तीसरा गैस है। अगर मैं एक सब्सटेंस लूँ वाटर, तो वाटर अगर आइस की फॉर्म में है तो वो सॉलिड है, वाटर अगर लिक्विड की फॉर्म में है तो वो लिक्विड है, और वाटर अगर स्टीम या वाटर वेपर के फॉर्म में है तो वो गैस है। तो तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है स्टेट, और गैस स्टेट होती है। और हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, हम लोगों को इस स्टेट के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। लिक्विड और गैस के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मैं NCERT बुक के अकॉर्डिंगली बिल्कुल चल रहा हूँ, आप भी सीक्वेंस से चलिए, आप बुक में साथ में रीड भी करते चलिए। अब देखिए, ये अगली जो चीज़ है, मैंने पॉइंट लिख लिए थे, और ये NCERT पे बेस्ड लिखे हुए पॉइंट्स हैं विद अ वेरी स्मॉल अल्ट्रेशन। थोड़ा बहुत मैंने बहुत मामूली सा कुछ चेंज किया है, आप इसको नोट्स की फॉर्म में लिख सकते हो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, यानी उसकी मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की, वो हमको पढ़ना है। एक एक करके ध्यान से समझिएगा कि सॉलिड हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। उनका मास, उनका वॉल्यूम, अब ये सॉलिड कोई भी है, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, और जो उसकी शेप है, ये तीनों चीज़ें इसकी फिक्स हैं। मास भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है, तीनों चीज़ें फिक्स हैं वो। तो सॉलिड्स हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो आपको सोचना चाहिए अबाउट लिक्विड एंड गैस ऑल्सो। तो आप सोचिए लिक्विड में क्या होता है, मास। देखिए मास सभी का फिक्स होता है, और वॉल्यूम की बात करें हम तो वॉल्यूम जो होता है वो लिक्विड का फिक्स होता है, लेकिन गैस का फिक्स नहीं होता है। और शेप जो सिर्फ सॉलिड की फिक्स होती है, मतलब लिक्विड की भी शेप अपनी कोई नहीं होती है। अब लिक्विड को आप जिस वेसल में रखोगे, आप अलग अलग शेप की, अलग अलग डिज़ाइन की आप बॉटल्स हैं, उसके अंदर आप वाटर फिलअप करो तो जिस भी बॉटल में रखोगे वो उसी की शेप की हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे सॉलिड के बारे में रख के थोड़ा अपने दिमाग में लिक्विड और गैस के बारे में भी सोचते चलिए। दूसरे नंबर पे अब आते हैं शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको एक नमूना दे रहा हूँ, ये देखिए, ये है सॉलिड, सब पार्टिकल एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये है लिक्विड, पार्टिकल कंपैरेटिवली दूर दूर हैं। और ये है गैस, पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। देखिए ये है गैस, ये है लिक्विड, और ये है सॉलिड। तो सॉलिड में क्या है, शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। पार्टिकल चूंकि वो सटे हुए हैं आपस में, ठसाठस बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में जो गैप होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो, बहुत कम होगी। बीच के आप गैप देख सकते हो, ये जो बीच के जो ये गैप हैं, जहाँ मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये बहुत कम होते हैं। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये इलाके है, काफ़ी गैप आपको दिख रहा है। इसमें तो बहुत सारा गैप दिख रहा है आपको। पार्टिकल जो कि पास में है, इसलिए उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, या इंटर पार्टिकल फोर्स भी बोल सकते हो, तो वो स्ट्रांग होते हैं। इनफैक्ट तीनों में स्ट्रांगेस्ट होते हैं। पार्टिकल जो कि सटे सटे हैं, इसलिए वो अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेशंस कर सकते हैं, और उसके अंदर कोई भी हरकत नहीं हो सकती, सिर्फ वाइब्रेशन हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर वो बना है, और इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। आप सॉलिड को कितना दबाओगे वो नहीं दबेगा, क्योंकि उनके बीच में कोई गैप नहीं है। रिजिड है, बहुत हार्ड है, बहुत सॉलिड है, बहुत मजबूत है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये देखिए आपके सामने जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई, देखिए आप पेजेस पढ़ते चलिए। ये मैं अगर एनसीईआरटी बुक को रखूँ अपने सामने, तो मुझे शुरुआत में इस तरीके का है, ठीक है। तो इसमें शुरुआत में ये थोड़ा बहुत दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद ये इस पेज पे दिया हुआ है, और ये आपकी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। इसके बाद जो इसमें है, उसमें बताया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। मतलब सॉलिड के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के टाइप में पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखिए एक टर्म क्रिस्टल छुपा हुआ है। जो क्रिस्टल छुपा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड उसके अंदर है, तो क्रिस्टल छुपा हुआ है इसके अंदर। दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड। दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होते हैं और दूसरे अमॉर्फस होते हैं। तो इन दोनों के बीच में देखिए प्रॉपर्टी, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये अमॉर्फस सॉलिड। देखिए बोर्ड एग्जाम में, देखिए मैं स्ट्रिक्टली आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कंपटीशन लेवल का पढ़ते हो तो पहले आप मेरी क्लास पढ़ लो, फिर उसके बाद बहुत होशियार होनहार टाइप के लोग हैं, मैं क्या बोलूँ,
बहुत एक्सपर्ट लोग हैं यूट्यूब में, आप उनसे कंपटीशन लेवल का पढ़ लो। न्यू मैं बना देता हूँ इमारत, वहाँ जाके खड़ी कर लो। तो आपको मेरा है मतलब स्ट्रिक्टली मैं बोर्ड लेवल के लिए। बहुत बच्चे इंडिया में परेशान हैं और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश समझ पाते हैं उनके रिलेटेड ये वीडियो काम के हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये बोर्ड लेवल का मैं आपको सारी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उसी के बेस को बना के फिर आप कंपटीशन लेवल में सक्सेस हो पाओगे। तो आप देखिए यहाँ पर बात करें हम, शेप है, मेल्टिंग पॉइंट है। देखिए पहली चीज़ यहाँ पर है शेप। हम अगर शेप की बात करें, दोनों में हमारे पास अगर शेप का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनिट ज्योमेट्री, इनके अंदर जो शेप होती है वो डेफिनिट ज्योमेट्री होती है, और इसके अंदर इर्रेगुलर ज्योमेट्री होती है। इनके अंदर क्या होती है? इर्रेगुलर ज्योमेट्री। यहाँ डेफिनिट लिखा है तो आप रेगुलर भी लिख सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड पिघल जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प मतलब एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू है उसी पर वो पूरा सॉलिड पिघल जाएगा, तो इनका होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जबकि इनके लिए हम एक टर्म यूज़ कर सकते हैं, दीज हैव मेल्टिंग रेंज। इनके पास मेल्टिंग रेंज होती है। क्लीवेज प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, मतलब क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब है कोई सॉलिड है उसको शार्प एज्ड टूल से, कोई बहुत तेज़ धार की चाकू हो, नाइफ हो, इस तरह की चीज़ से अगर हम उस सरफेस को कट करें और उसके सरफेस स्मूथ मिले तो उसको हम बोलते हैं क्लीवेज प्लेन। देखिए मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ, आप समझिए बात को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव क्लीवेज प्लेन, और इनमें क्लीवेज प्लेन नहीं होता है, बड़े कटे फटे से इनके प्लेन होते हैं। अगर आप उससे कट करोगे तो उसके जो किनारे होते हैं वो स्मूथ नहीं होंगे। जैसे ये मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ तो इसका ये सरफेस स्मूथ है, वो कट देंगे तो सरफेस स्मूथ नहीं होगा, कटा फटा होगा, जैसे ग्लास में आप देखते हो। उसके बाद बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब अगर हम उसको उस चीज़ को पिघलाएं, फ्यूज़ करें, मेल्ट करें, तो उसमें कितना टेम्परेचर, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसमें डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है, यहाँ पर कोई डेफिनिट नहीं होती है। नेचर की बात करें तो ये सच्चे सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड। जैसे मैं सच्चा टीचर हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ, तो ट्रू सॉलिड। और ये होते हैं हमारे सूडो सॉलिड, मतलब झूठे टाइप के सॉलिड, है ना। जो बिजनेसमैन वाले टीचर, जो उनका टीचिंग प्रोफेशन नहीं है, वो बिजनेसमैन ज़्यादा है और टीचर कम है, तो वो हमारे सूडो सॉलिड है। दिखने में सॉलिड है लेकिन असल में वो धोखेबाज वाले सॉलिड हैं। उनका मकसद कुछ और है, कहते कुछ और है, दो में फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आप ऑर्डर की बात करें तो इनके लिए एक टर्म आता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब ये जो डेफिनिट ज्योमेट्री है ये आपको दूर तक फैली हुई नज़र आएगी। मान लिया क्यूब का शेप है सॉलिड के अंदर, तो वो आपको पूरे सॉलिड के अंदर आप जहाँ भी देखोगे हर तरफ आपको क्यूब नज़र आएंगे दूर तक। लेकिन यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड में जो होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, और एनिसोट्रॉपी ये होते हैं एनिसोट्रॉपिक और ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। ये दोनों टर्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ।
इन दोनों टर्म का एक्चुअल में मतलब क्या है। यही पॉइंट ऐसा है कि जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज कर देता है कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ इन दोनों टर्म का मतलब। उसको जानने के पहले मैं एक बात आपको, अच्छा पहले इसको बता देता हूँ। एनिसोट्रॉपिक, देखो सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे आप याद करिए, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस एटसेट्रा डिपेंड ऑन डायरेक्शन। मतलब अगर प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी डायरेक्शन से, सॉलिड्स हैव, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी को एनिसोट्रॉपी, यानी डायरेक्शनल, दैट इज डायरेक्शनल। और अगर वो डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करते हैं, भाई देखो रेजिस्टेंस जब अगर डायरेक्शन पे डिपेंड करे तो एनिसोट्रॉपिक, नहीं डिपेंड करे तो आइसोट्रॉपिक, ठीक है। जो आइसोट्रॉपिक होता है उसका मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अब एक जो बड़ी ज़रूरी चीज़ यहाँ पर एक जहन में आती है वो ये है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। हमारे आसपास चीज़ें हैं, हमको सॉलिड दिखती हैं तो हम सभी को सॉलिड मान के चलते हैं, लेकिन एक केमिस्ट है, एक कोई साइंटिस्ट है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है। सॉलिड है तो वो सॉलिड उसको उस तरीके से नहीं लेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, उसका मेरा मतलब ये है कहने का कि एक मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, बहुत बेहतरीन टाइप की ट्रिक है ये, ठीक है। मैं समझाता हूँ वो ट्रिक क्या है, कैसे चेक करें कि कौन क्रिस्टलाइन है और कौन अमॉर्फस। तो देखिए मैं अमॉर्फस को पहले आपको समझाता हूँ। अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, जो सूडो सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉलीमर्स। एक अपने जहन में बिठा लीजिए, कोई भी पॉलीमर होगा वो अमॉर्फस सॉलिड होगा। पॉलीमर आप जानते हो, प्लास्टिक है, पीवीसी है, इस तरह की चीज़ें जो पॉलीथीन है, ये सब पॉलीमर्स हो गया। मैं प्लास्टिक भी लिख देता हूँ, ठीक है। ग्लास, इसी तरीके कोई ग्लास ले लीजिए आप, कोई भी ग्लास आप लोगे किसी भी किस्म का तो वो आपका अमॉर्फस सॉलिड में आएगा। अब आसपास की आप चीज़ें देख के समझ सकते हो कि कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन अमॉर्फस सॉलिड है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आपके मैं सवाल है आप लोगों से, है देयर इज़ ए क्वेश्चन फॉर यू, और मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स में इसका जवाब दें। वो सवाल ये है कि आप जहाँ पर बैठे हुए हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बोलूँ मतलब घर आपका पक्का बना ही होगा, फर्श वो या तो आपकी फर्श में सीमेंटेड होगी, मतलब सीमेंट की फर्श बनी होगी, ऊपर सीमेंट आपको दिख रहा होगा, देखिए आप अपनी फर्श पे जहाँ भी बैठे हो आप, या फिर वो टाइल लगी होगी, और या फिर वो होगी मिट्टी की। मान लो कि भैया गांव में है हम, नहीं मेरी फर्श बनी है, कच्ची फर्श है, कोई बात नहीं, मिट्टी की फर्श है, या फिर उसमें मार्बल लगा हुआ है, मार्बल पत्थर लगा हुआ है उसमें। तो अगर हम इनमें से कोई भी चीज़ लेके चलें तो ये, जैसे अगर मैं बात करूँ कि टाइल्स की,
तो टाइल्स एमॉर्फस सॉलिड है। बाकी अगर सीमेंट लगी हुई है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है, ठीक है, क्योंकि वो ना तो ग्लास है और ना ही प्लास्टिक है ना ही पॉलीमर है। और अगर मार्बल है तो वो भी सॉलिड है, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस नहीं है। तो अगर हमें एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में फ़र्क करना हो तो हमारे लिए तरीका बहुत सरल है कि पहले वो चेक कर लो कि अमॉर्फस तो नहीं है, और अगर अमॉर्फस नहीं है तो वो क्रिस्टलाइन है। अब अपने अगल बगल घूम के देखो, ऐसे चारों तरफ, इधर घूमो उधर घूमो, घर के हर तरफ देखो, एक एक चीज़ को निगाह रखो, ये सॉलिड क्रिस्टलाइन है कि अमॉर्फस है, ये सॉलिड क्रिस्टलाइन है कि अमॉर्फस है। तब आपको समझ में आएगी बात, और तब आपको ये जो लिखा हुआ है ये बात समझ में आएगी। देखिए अब मैं एनसीईआरटी के पेजेस लेके चल रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा पुराना एडिशन है, तो फर्स्ट 3 पेजेस आपके कंप्लीट हो गए हैं। पेज नंबर 1, 2 और 3 मेरे पास जो बुक है उसमें मैं पेज नंबर 4 पे जब जाता हूँ तो मुझे इसके इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस नज़र आते हैं। तो चलिए मैं आपको ये इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस करवाता हूँ। और देखिए क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं, और मैं कुछ चीज़ों के मैं आपको जवाब बोलूँगा, आप उसको सुन के लिख लेना, ठीक है। आप अपनी बुक खोल लो एनसीईआरटी, और मेरी बुक थोड़ी पुरानी है, मैं भी आज मैं लाऊंगा जाके नई एडिशन की बुक। मैं पुरानी लाता हूँ, हर दूसरे साल एक एनसीईआरटी तो लेनी पड़ती है, फट जाती है किताबें, हर साल थोड़ा बहुत पेजेस आगे पीछे वो लोग कर देते हैं, तो उससे नई बुक लानी पड़ती है। देखिए ये इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उनका सीक्वेंस सेम है। इन-टेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है वाई आर सॉलिड्स रिजिड। इन-टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन है वाई आर सॉलिड्स रिजिड। इसका आंसर लिखिए बिकॉज सॉलिड्स हैव क्लोज पैकिंग। बिकॉज सॉलिड्स हैव क्लोज पैकिंग। भाई क्लोज पैकिंग होती है उनके अंदर, इसलिए वो रिजिड होते हैं, ठीक है। बिकॉज सॉलिड्स हैव क्लोज पैकिंग ऑफ constituent particles, atom, ions और molecules, atoms, ions और molecules। ये क्वेश्चन नंबर 1.1 हो गया इन-टेक्स्ट क्वेश्चन। इन-टेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 वाई डू सॉलिड्स हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड्स का वॉल्यूम डेफिनिट क्यों होता है, इसमें भी आप वही आंसर लिखो जो पहले में लिखा था। क्लोज पैकिंग होता है तो इसलिए उनका वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है। 1.3 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1.3 इन टेक्स्ट का पूछा गया है कि कौन एमॉर्फस है और कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जैसे आप देखिए एक लिखा हुआ है पॉलीयूरीथेन, तो पॉलीयूरीथेन पॉली लग गया तो ये पॉलीमर हो गया, तो ये हमारा एमॉर्फस हो गया, ठीक है। फिर लिखा है नेफ्थलीन। अरे नेफ्थलीन वही मॉथ बॉल, नेफ्थलीन की गोलियां जो रज़ाई गद्दों में डाले जाते हैं, कपड़ों में जब कपड़े लंबे समय के लिए रखे जाते हैं तो उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए नेफ्थलीन यूज़ करते हैं हम लोग। तो नेफ्थलीन जो है ना तो ग्लास है ना टाइल है और ना पॉलीथीन है और ना कोई पॉलीमर है, ना प्लास्टिक है, तो नेफ्थलीन हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। बेंजोइक एसिड, इसको आप लोग पढ़ेंगे भी ऑर्गेनिक में, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये भी उनमें नहीं। आपको अमॉर्फस चेक करना है। अब देखिए टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जानते हो, नॉन स्टिकी मटेरियल है ना, फ्राई पैन वगैरह होते हैं उसकी ऊपर की लेयर में टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, जिससे उसमें बनने वाला चिल्ला बनाए, ऑमलेट बनाए, कुछ ऐसी चीज़ें बनाए जो उसमें नहीं तो चिपक जाएगा, वो नॉन स्टिक मटेरियल है वो टेफ्लॉन। तो ये एक पॉलीमर है, इसलिए ये अमॉर्फस होगा।
उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये हमारा क्रिस्टलाइन होगा। जो अमॉर्फस चेक करो, अमॉर्फस नहीं तो क्रिस्टलाइन होगा वो, है ना। उसके बाद है सेलोफेन, PVC, फाइबर ग्लास कॉपर, कर लोगे आप लोग। 1.4 क्वेश्चन क्या है, वाई इज ग्लास कंसीडर्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, वाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज इट बिहेव्स लाइक ए फ्लूइड, बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू फ्लो, it has tendency to flow, it is amorphous solid, it is amorphous solid and so super cooled liquid। और उसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 5वां है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड। तो देखो, जो अगर उसको बोला है कि सेम वैल्यू along all direction, अगर सेम वैल्यू along all direction है तो इसका मतलब लिखिए it means the given solid is isotropic in nature, given solid is isotropic in nature। और फिर पूछा ये आइसोट्रॉपिक है, इट मीन्स इट इज़ अमॉर्फस सॉलिड। अगला पॉइंट इसी में पूछा है, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, तो इसका जवाब होगा नो, इट डजेंट हैव एनी क्लीवेज प्लेन, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था कि जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसमें क्लीवेज प्लेन नहीं होता है, क्योंकि उनके किनारे जो है कटे फटे होते हैं। तो ये आपका ये मान के चलिए कि शुरुआत के फर्स्ट 4 पेज नंबर 1 2 3 4 एक्चुअल में 3.5 इतने पेजेस तक का काम आज मैंने आपको करवा दिया। एंजॉय करिए क्लास को, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।